3000 साल पहले पहाड़ियों के पास बसे एक शहर में एक आदमी रहता था। वो एक आम इंसान था, आपके और मेरी ही तरह। उसके कबीले में कई जनरेशन से नेचुरल मेडिसिन हीलिंग करने की प्रथा थी। इस सदियों पुरानी विद्या को सीखकर वो एक मेडिसिन मैन बनने की तैयारी कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो सैटिस्फाइड नहीं था। वो मानता था कि इस नॉलेज के परे इससे भी कुछ गहरा ज्ञान छुपा है। फिर उसके जीवन में एक अद्भुत रात आई। एक गुफा में सोते हुए अचानक से उसने महसूस किया कि वो अपने शरीर से अलग होकर खुद को ही देख रहा है। वो उस गुफा से बाहर आया और आकाश में चमकते सितारों को ताकने लगा, और फिर उसके अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे कंप्लीटली बदल दिया। उसने अपनी बॉडी को देखा और अपनी ही आवाज़ को बोलते सुना, मैं प्रकाश से बना हूँ, मैं इन स्टार्स से बना हूँ। उसे रियलाइज़ हुआ कि स्टार्स लाइट नहीं बनाते, बल्कि लाइट स्टार्स को बनाती है। सब कुछ लाइट, रोशनी, प्रकाश से बना हुआ है, और ये खाली दिखने वाला स्पेस भी खाली नहीं है। वो समझ गया कि जो कुछ भी दिख रहा है, इस संसार का हर क्रिएशन, वो सब अलग नहीं बल्कि एक ही लिविंग बीइंग है। उसे पता चला कि भले वो और स्टार्स एक ही हैं तो भी अलग अलग दिखते हैं, क्योंकि लाइफ के एक्सपीरियंस की इच्छा या इंटेंशन ही वो फोर्स है जो स्टार्स और उसके बीच के बैलेंस और डिफरेंस का आभास बनाए रखती है। और प्रकाश लाइफ का मैसेंजर है, क्योंकि उसमें शक्ति है जीवन के शुरुआत से अब तक की सारी इन्फॉर्मेशन अपने अंदर रखने की। लाइफ उस लिविंग बीइंग, उस क्रिएटर गॉड की सुप्रीम शक्ति है। हर चीज़ जो इस कायनात में एग्जिस्ट करती है वो गॉड का ही मैनिफेस्टेशन या प्रकट रूप है। और वो इस नतीजे पर पहुंचा कि हम इंसान जो कुछ भी खुद से अलग देख रहे हैं, वो असल में लाइट ही लाइट को देख रही है। उसने ये भी देखा कि मैटर यानी हर तरह के फॉर्म वाले बीइंग्स और थिंग्स का रूप वो एक मिरर है जो इस लाइट को रिफ्लेक्ट करके उसकी इमेजेस बनाता है। और हमारी आँखों के आगे स्मोक या कोहरा है जो हमें अपना असली स्वरूप देखने नहीं देता। द रियल अस इज़ प्योर लव, प्योर लाइट। इस रियलाइजेशन ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। उसके आसपास कुछ भी नहीं बदला था, और फिर भी सब कुछ बदल गया। उसने नज़र घुमाकर जहाँ भी देखा, जिसे भी देखा, उसे सब में खुद की ही परछाई नज़र आई। नेचर के हर एलिमेंट में, ट्रीज़, क्लाउड्स, माउंटेन्स, एनिमल्स, अर्थ, सब में, हर दूसरे व्यक्ति में, सब में वो खुद ही था। और उसने देखा कि लाइफ टोनल और नागवाल को अलग अलग तरीक़ों से मिक्स करके बिलियंस ऑफ लिविंग मैनिफेस्टेशंस क्रिएट करती है। उन पलों में उसे ज़िंदगी का सार समझ आ गया और वो एकदम शांति महसूस करने लगा। वो एक्साइटेड था ये राज अपने लोगों को बताने के लिए, लेकिन उसके पास इस एहसास को जाहिर करने के लिए कोई वर्ड्स नहीं थे। उसने दूसरों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो समझ नहीं पाए। उन्हें उसमें कुछ अलग ज़रूर लगा। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक, एक ऐसा तेज था जो पहले कभी नहीं दिखा था। वो ना किसी को जज करता था, ना किसी चीज़ से परेशान होता था। वो सबको समझ सकता था, लेकिन उसे कोई नहीं समझ पा रहा था। उसके लोग मानने लगे कि वो भगवान का अवतार है। ये सुनकर वो मुस्कुराया और बोला, हाँ, ये सच है कि आई एम गॉड, बट यू आर ऑल्सो गॉड। आप और मैं सब सेम हैं, एक ही हैं, सब लाइट के इमेजेस हैं, हम सब भगवान हैं। लेकिन फिर भी कोई नहीं समझा। उसने जान लिया था कि वो एक मिरर है बाकी सब लोगों का, और उनमें खुद को देख सकता है। सब कोई एक दूसरे के मिरर्स हैं, वो बोला।
लेकिन ये कोई और महसूस नहीं कर रहा था। और वो जान गया कि ये इसलिए क्योंकि सब कोई सपना देख रहे हैं, खुली आंखों से। सबके मिरर्स को माया या मितोते के स्मोक ने ढक रखा था। द ड्रीम ऑफ द प्लैनेट, द ड्रीम ऑफ ह्यूमन लाइफ उन पर हावी था। तब उसे लगा कि हो सकता है कि आज के बाद वो भी इस रियलाइजेशन को भूल जाए। शायद उसकी आंखों के आगे भी फिर से कोहरा छा जाए और ये सच उसके पीछे छुप जाए। और इसलिए उसने अपने आप को नाम दिया स्मोकी मिरर, ताकि हर पल ये बात याद रख सके। स्मोकी मिरर की ये स्टोरी शायद एक टॉल्टेक लेजेंड है। मैं पक्का से नहीं जानती, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि इससे राइटर ने हमारी आँखों को खोलने की कोशिश ज़रूर की है। कहानी के हीरो को तो एनलाइटनमेंट मिल गई, लेकिन इस स्टोरी और एपिसोड को पीछे छोड़ने के बाद आप और मैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फिर से चले जाएंगे। और जब माया का जाल हमें वापस कस लेगा, तब हम इस ज्ञान को कैसे याद रखेंगे? ज़िंदगी का एक्सपीरियंस एक पल के एनलाइटनमेंट में नहीं, बल्कि पल पल के उस राह पर चलने में है जो इसे अ वे ऑफ बीइंग बना दे। और इसलिए नागवाल मिगुएल रुइज ने टॉल्टेक विजडम से हमें 4 नए अग्रीमेंट्स दिए हैं, जिनसे हम इस राह पर चल सकते हैं और अपने पुराने अनवांटेड अग्रीमेंट्स तोड़ सकते हैं, अपने ट्रू सेल्फ को समझ और जी सकें, अपने अंदर के गॉड से हर पल मुलाकात कर सकें और अ बेटर वर्ल्ड थ्रू अ बेटर मी बना सकें। यही इंटेंशन से ये अग्रीमेंट्स हमारा हाथ थामेंगे। और इसलिए आप भी अपने आप को इन्हें अपनाने के लिए तैयार कर लीजिए। पहला अग्रीमेंट है बी इम्पेकेबल विथ योर वर्ड। इसका मतलब है अपने शब्दों को बहुत सोच समझकर और पूरी ऑनेस्टी से बोलें। ये सबसे इम्पॉर्टेंट अग्रीमेंट है और सुनने में जितना सिंपल लगता है, फॉलो करने में उतना ही डिफ़िकल्ट। लेकिन इस एक अग्रीमेंट में इतना पावर है कि सिर्फ इसे प्रैक्टिस करने से भी हमारा लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस बहुत हद तक एलिवेट हो सकता है। सोच समझकर बोलना क्यों इतना मैटर करता है? क्योंकि वर्ड्स के थ्रू हमें एक बहुत बड़ा पावर दिया गया है, द पावर ऑफ क्रिएशन। हमारे शब्दों में हम जो चाहें वो क्रिएट करने का पावर होता है। ये वो गिफ्ट है जो डायरेक्टली गॉड से आता है। हम कहते हैं कि भगवान का नाम और भगवान एक ही हैं, तो इसका क्या मतलब है? बाइबल में भी क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स के बारे में लिखा है, इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड वॉज विथ गॉड एंड द वर्ड इज़ गॉड। जब हम कहते हैं कि ओम ब्रह्मनाद है जिससे पूरे संसार की रचना हुई, तो हम सोचते हैं कि सिर्फ उस नाद में शक्ति है, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि हर बोला हुआ शब्द एक नाद है, अलग अलग स्वरों और ध्वनियों से बनने वाला नाद। तो इसमें क्रिएटिव शक्ति कैसे नहीं होगी? हम अपने वर्ड से ही एक्सप्रेस करके सब कुछ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं। हर इच्छा या इंटेंशन को रूप देते हैं हमारे वर्ड्स। हमारी फीलिंग्स को आकार देती है हमारी सोच, और सोचने की शक्ति वर्ड्स के बिना पॉसिबल नहीं होती। ट्राई करके देखिए, क्या आप बिना शब्दों के सोच सकते हैं? नहीं ना। सोच यानी अपने आप से मन में बात करना, जैसे हम बोलकर बाहर की दुनिया में बात करते हैं। अगर हमारी सोच में ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी आएगी, तो हमारे बोले हुए वर्ड्स और एक्शंस में भी आएगी। और जब ऐसा होगा, तब हम पेन, फियर और जजमेंट्स को पार करके लव, ब्यूटी और पीस यानी हेवन ऑन अर्थ क्रिएट करेंगे। इसलिए हमारे वर्ड्स एक दो-धारी तलवार हैं। हमारे मेंटल वर्ड्स यानी हमारी सोच हमें हेवन या हेल दोनों में से किसी भी ओर ले जा सकते हैं, और सिमिलर ही काम हमारे एक्सटर्नल वर्ड्स करते हैं। ह्यूमन माइंड एक फर्टाइल ग्राउंड की तरह है, जिसमें जैसे बीज डालो वैसा प्लांट उग जाता है। ये बीज हैं ओपिनियंस, आइडियाज़ और बिलीव्स। जब एक इंसान कोई बीज किसी के मन में प्लांट करता है, वो ऐसा बिना कोई कॉन्शियस रियलाइजेशन के कर देता है। जैसे अगर बचपन में आप कोई एक्टिविटी में अच्छे नहीं थे,
जैसे स्पोर्ट्स या आर्ट या स्टडीज़ में, तो आपके फैमिली मेम्बर्स बिना सोचे समझे आपके टैलेंट पर अपनी ओपिनियन दे देते थे। लेकिन इससे आपके मन में इस आइडिया का सीड धीरे धीरे फर्मली प्लांट हो गया कि आप स्टडीज़ में अच्छे नहीं हो, और एक पॉइंट के बाद आपने मान लिया कि आप कभी इसमें अच्छे हो ही नहीं सकते। ऐसे ही कोई अच्छा सीड प्लांट हो जाए तो वो हमें अपने आप पर विश्वास करना सिखा सकता है, दुनिया की अच्छाई का भरोसा दिला सकता है, बड़ी से बड़ी मुश्किल से लड़ने का हौसला दे सकता है, और न जाने और कितना जादू कर सकता है। हिटलर के शब्दों ने एक पूरे देश को प्रोवोक करके वर्ल्ड वॉर 2 करा दी, और वही शब्दों के फेर से मार्टिन लूथर किंग ने वाइट एंड ब्लैक रेशियल इक्वालिटी का आइडिया हज़ारों लोगों के मन में बसाया। हम इंडियंस के लिए सबसे क्लोजेस्ट एग्जाम्पल है महात्मा गांधी का, जिन्होंने अपने ट्रूथफुल वर्ड्स के पावर से हमें आज़ादी से जीने का मौका दिया। अल्पभाषी, मितभाषी, सत्यभाषी, इन क्वालिटीज़ को अपनाना चाहिए। इससे हम हमेशा अननेसेसरी केओस और नेगेटिविटी से दूर रहते हैं। राइटर कहते हैं कि हम सब एक दूसरे पर अपने शब्दों से स्पेल्स कास्ट करते हैं। हमारे वर्ड्स प्योर मैजिक हैं, और उनको मिसयूज़ करना इज़ लाइक डूइंग ब्लैक मैजिक। हमारे ऋषि मुनि इन्हीं वर्ड्स के केयरफुल यूज़ से इतना पावर क्रिएट कर लेते थे कि उनसे वरदान और श्राप दे सकते थे। इसलिए अपने वर्ड्स बहुत संभाल कर चुनने चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि आज की दुनिया में पूरी तरह से सच्चाई में रहना प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन आप अगर गौर करेंगे तो देखेंगे कि हर झूठ और आडंबर के पीछे कोई ना कोई सच फेस करने का फियर है, जो कोई पुराने एग्रीमेंट की बंदिश में किया गया है। हम सच से इतना डरते क्यों हैं? क्यों अपनी इंटेग्रिटी मेंटेन नहीं कर पाते? जहाँ हाँ बोलना होता है वहाँ ना बोलते हैं, और जहाँ ना बोलना हो वहाँ हाँ। वो इसलिए क्योंकि सच नंगा होता है, और हम दूसरों के आगे अपनी असलियत से शर्मिंदा हो जाते हैं। आपने शायद वो एम्परर की स्टोरी सुनी होगी, जिसे आए दिन नए कपड़े पहनने का शौक़ था। एक बार कुछ फ्रॉडस्टर्स उसके एम्पायर में आए और मौका देखकर राजा के पास कैसे न कैसे पहुंच गए। वो एम्परर को बोले कि हम आपके लिए नए कपड़े बनाएंगे, एक ऐसे एक्सक्विजिट फैब्रिक से जो स्टूपिड बेवकूफ़ लोगों को दिखाई नहीं देता। एम्परर ने खुश होकर हाँ कह दी। वो लोग कपड़े बनाने का नाटक करते रहे और एम्परर से गोल्ड कॉइन्स ऐंठते रहे। जब एम्परर ट्रायल के लिए गया तब उसे कपड़ा दिखाई नहीं दिया, लेकिन ये बात वो एडमिट नहीं कर सकता था, क्योंकि इससे प्रूव हो जाता कि वो बेवकूफ़ है। थोड़े दिन बाद जब धोखेबाजों ने कहा कि आउटफिट रेडी है और आपको इसे पहनकर पूरे किंगडम में परेड करनी चाहिए, तो एम्परर मान गया। परेड में सब लोग दंग होकर देख रहे थे कि एम्परर ने कोई कपड़े नहीं पहन रखे, वो बिल्कुल नंगा है। लेकिन बेवकूफ़ कहलाने के डर से किसी ने ये बात एडमिट नहीं की। तब एक मासूम बच्चे ने कहा कि ओए, द एम्परर हैज़ नो क्लोथ्स, ही इज़ नेकेड, और हंसने लगा। सच जो होता है वो हमें हमारी असलियत का सामना कराता है। वो सच जिसे फेस करने से हम डरते हैं, भागते रहते हैं, और वो इसलिए क्योंकि हमें सच में नज़र आती है खुद की कोई कमज़ोरी, कोई कमी, जिससे हमारा परफेक्शन का ख्वाब टूट जाता है। लेकिन हमें इस ख्वाब, इस ड्रीम के सहारे की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन हम अपनी सारी कमज़ोरियों, गलतियों और कमियों के साथ अपने आप को एक्सेप्ट कर लेंगे, उस दिन हम सच से डरना छोड़ देंगे। सत्य बोलना मतलब प्रेम और भरोसे से बोलना, भरोसा करना अपने आप पर, प्यार करना खुद से हर सर्कमस्टांसेस में। इसलिए अपने अंदर के सच से बिना डरे स्वीकार करना, इस एग्रीमेंट को मिगुएल ने सबसे पहला और एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट बताया है, और बाकी तीनों एग्रीमेंट्स इसके ही ऑफशूट्स हैं। दूसरा एग्रीमेंट है डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। हम ह्यूमंस का एक कॉमन ट्रेट है अपने आप को बहुत सीरियसली लेना। हम अपनी पर्सनल इम्पोर्टेंस के ट्रैप में फंसे रहते हैं। हमारा ये अजम्पशन रहता है कि हमारे आसपास जो भी हो रहा है
इट इज़ अबाउट अस। और ये हम सीखते हैं हमारी डोमेस्टिकेशन से। जब हम छोटे थे हमें लगता था कि जो भी हमारे पेरेंट्स, सिबलिंग्स, टीचर्स और फ्रेंड्स कर रहे हैं वो हमारे ही किसी वर्ड्स या एक्शंस की वजह से है। अगर पढ़ाई ना करने पर मम्मी को गुस्सा आया है तो वो मेरी वजह से है, जबकि पूरा सच तो ये है कि मम्मी का गुस्सा मेरे फ्यूचर की चिंता करने की वजह से है। एक ऐसी चिंता जिसका जाल वो खुद ही बुन रही हैं। और जब हम बड़े हो जाते हैं तो यही सेल्फ सेंटर्डनेस एक रिफाइंड रूप ले लेती है। अगर किसी ने ज़ोर से बोल दिया तो हम ऑफेंड हो जाते हैं, उसने मुझसे ऐसे कैसे बात की। इज़्ज़त वो नकाब है जो हमारा ईगो पल पल पहन कर रखता है। हम इतना खुद के नशे में खोए हुए होते हैं कि एक मोमेंट के लिए भी सामने वाले के बारे में सोच नहीं पाते। दूसरा जो भी कर रहा है वो आपकी वजह से नहीं है, वो उनकी ड्रीम, उनके बिलीव्स, उनके कॉन्सेप्ट्स, उनके आइडियाज़ और एस्पिरेशंस के वजह से है। हर किसी की मेंटल दुनिया एक दूसरे से अलग होती है, लेकिन हम ऐसा मानकर चलते हैं कि उनकी मेंटल दुनिया भी हमारे जैसी ही है और इसलिए उन्हें सब कुछ हमारे ही व्यू पॉइंट जैसा दिखना चाहिए। और जब ऐसा नहीं होता तब हम अपनी दुनिया, अपनी ड्रीम उन पर इम्पोज करते हैं। जब कोई हमारे ऊपर कमेंट करे, कोई इंसल्ट करे, तो वो उनकी ओपिनियन है जो उनके लाइफ एग्रीमेंट से आई है। शायद वो आपको नीचा दिखाकर अपने आप के बारे में अच्छा फील करना चाहते हैं, सिक्योर फील करना चाहते हैं, और वो शायद इसलिए क्योंकि कहीं और से उन्हें लाइफ में ये बेटर वाली फीलिंग नहीं मिल रही है। सो यू सी, इट इज़ ऑल अबाउट देम, नॉट यू। वो इंसान खुद की ही फीलिंग्स, बिलीव्स और ओपिनियन से डील कर रहा है। लेकिन सोचने की बात ये भी है कि दूसरे की ओपिनियन से हम क्यों बॉदर हो जाते हैं। कोई हमें कुछ बुरा कह गया तो नाराज़, दुखी, गुस्से में क्यों आ जाते हैं? क्योंकि हमारे अंदर भी वैसे ही वूंड्स हैं जैसे बोलने वाले में हैं। इनसिक्योरिटी, नॉट बीइंग इनफ के वूंड्स। हम दिन रात दुनिया के मैदान जंग में उतरते हैं, मेहनत करते हैं दूसरों को खुश करने की, एक अपनी इमेज बनाने की, ताकि हम लाइफ का टेस्ट पास कर लें और हमें स्माइली स्टिकर्स मिल जाएं। लेकिन एक बैड टेस्ट रिजल्ट से हम पूरे बिखर जाते हैं। कोई अपना इमोशनल पॉइजन हमारे आगे उल्टी कर देता है और हम उसे पी जाते हैं। हाउ ग्रोस कैन वी बी। हमें दूसरे की बात हर्ट नहीं करती, हमें हर्ट करता है हमारा डर। कहीं ना कहीं हमें डर है कि उसकी बात मेरे बारे में सच तो नहीं। क्या मैं सच में बुरा इंसान, बैड बॉय या बैड गर्ल हूँ? अगर ऐसा होगा तो इतने टाइम से दूसरों की वाहवाही लेकर जो मैं खुद को कन्विंस करने में लगा हुआ हूँ कि आई एम लवेबल, आई एम एक्सेप्टेबल टू अदर्स, वो मेरा भ्रम टूट जाएगा। हमें किसी बाहरी सोर्स के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं लवेबल होने के लिए। एज चिल्ड्रन ऑफ गॉड हम सब उसके और अपने खुद के प्यार के इक्वली काबिल हैं। बुरे और अच्छे एक्शंस सिर्फ चॉइसेस होती हैं। हमसे हमारी चॉइसेस डिफ़ाइन होती हैं, हमारी चॉइसेस से हम नहीं। अगर हमें पता हो कि हम कौन हैं, हमारा ट्रू सेल्फ इस फॉल्स ड्रीम से कहीं ऊपर है, तो हम चीज़ों को पर्सनली लेना छोड़ देंगे। हम समझ जाएंगे कि उनकी सोच उनकी दुनिया से बनी है, हमारी नहीं। हम ना तो प्रेज़ और ना ही क्रिटिसिज्म से अफेक्ट होंगे, ना दूसरों के झूठ और फरेब सताएंगे और ना ही इज्जत मिलने के पीछे भागेंगे। हम दूसरों के ओपिनियन से इम्यूनिटी बना लेंगे। हमारी खुद के बारे में ओपिनियंस भी हमेशा सच नहीं होती, इसलिए खुद के मन में सुनाई देने वाली हर बात को भी पर्सनली नहीं लेना चाहिए। कई बार हमारे खुद के अलग अलग एग्रीमेंट्स भी मैच नहीं करते। माइंड का एक पार्ट एक चीज़ मानता है और दूसरा पार्ट कुछ और हम डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन सी सोच सही है। इससे इनर कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। यही वजह है कि हम इतनी बार कंफ्यूज रहते हैं डिसीशंस लेने में, और इसके लिए मन के एग्रीमेंट्स को एग्जामिन करके उनका रूट समझना ज़रूरी है।
उन्हें एग्जामिन करने से हम इस मेंटल कियोस में ऑर्डर ले आते हैं, क्लैरिटी मिल जाती है और हम कॉन्शियसली अपने थॉट्स चूज़ करने लग जाते हैं। इस अवेयरनेस और उसके एप्लीकेशन से हमारा खुद में ट्रस्ट बढ़ जाता है और लाइफ की चॉइसेस बेटर होने लगती हैं। और जब हम दूसरों को जैसे वो हैं वैसे देखने लग जाते हैं और ना कि वैसे जैसे हम उन्हें देखना चाहते हैं, और तब हम समझ जाते हैं कि हम सिर्फ खुद की चॉइसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, दूसरों की नहीं। तब हमारी उनसे एक्सपेक्टेशंस और खुद पर राइट होने का प्रेशर दोनों रूल आउट हो जाता है। इसलिए सेकेंड एग्रीमेंट के थ्रू इम्पर्सनल होकर खुद को फ्री करना शुरू कर दें। थर्ड एग्रीमेंट है डोंट मेक अजम्पशंस। हमें बिना फैक्ट्स जाने सपोजिशन करने की बहुत आदत है। उसने ऐसे बिहेव किया क्योंकि वो मुझे तकलीफ़ देना चाहता है। मैं जैसा महसूस करती हूँ वो मेरे बिना बोले उसे पता होना चाहिए। कोई ऐसे कैसे कर सकता है? इतना भी नहीं पता? सबको पता होता है, वो जानबूझ के कर रही है। तकलीफ़ ये है कि हम जो देखना चाहते हैं सिर्फ वही देखते हैं, जो सुनना चाहते हैं सिर्फ वही सुनाई देता है। और वर्स्ट पार्ट है कि हमें फैक्ट और फिक्शन का डिफरेंस कई बार नहीं पता चलता। अपने इन अजम्पशंस को बिना वेरीफाई किए सच मानकर बैठ जाते हैं। फिर हम इन चीज़ों को पर्सनली ले लेते हैं और इन पर रिएक्ट करते हैं। हम अपनी सोच को डिफेंड करके दूसरों को गलत साबित करने की भी कोशिश करते हैं। हम अपनी लाइव्स में जितना भी दुख और ड्रामा क्रिएट करते हैं वो हमारे मन की स्टोरीज से आता है, वो स्टोरीज जो ज़्यादातर मन गढ़ंत होती हैं। ह्यूमन माइंड को क्वेश्चन मार्क्स नहीं पसंद। जब भी कुछ होता है तो मन में सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हुआ, और मन उस बात या इंसान को लेकर अपने हिसाब से स्टोरी बना लेता है इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि वो आंसर करेक्ट है कि नहीं, बस एक आंसर होना चाहिए। अगर हमें कोई कुछ नहीं बताता है तो उसके बारे में भी हम अजम्पशन बना लेते हैं टू फिल द गैप्स एंड क्रिएट अ नैरेटिव। हम इन स्टोरीज से हमारी नीड टू नो पूरी कर लेते हैं और नीड टू कम्युनिकेट को अवॉइड कर देते हैं। लेकिन हम कम्युनिकेट क्यों नहीं करना चाहते? हम पूछने से, बताने से, क्लैरिफिकेशन करने से डरते हैं क्योंकि इसमें तकलीफ़ होती है, अनकंफर्टेबल सिचुएशन का सामना करना पड़ता है, सच्चाई को एक्सेप्ट करना पड़ता है। हर्टफुल, एम्बैरसिंग, डीप इमोशंस को एक्सप्रेस करना और सुनना आसान नहीं होता। इसलिए हम उसे अवॉइड करते हैं और अपनी स्टोरीज़ की दुनिया में सेफ्टी ढूंढते हैं। हमें डर होता है कि हमने अगर पूछा तो हमें भी जब खुद पर आएगी तब उसी ऑनेस्टी से बताना भी पड़ेगा और मन के कई अजम्पशंस और बिलीव्स को पीछे छोड़ना पड़ेगा। ऐसे में अगर सामने वाले ने हमारी ऑनेस्टी में हमें रिजेक्ट कर दिया तो? इसलिए हमने सोच लिया है कि क्वेश्चंस पूछना सेफ नहीं है और इन्हें हम अवॉइड करते हैं। हम खुद के बारे में भी कई अजम्पशंस बनाकर बैठ जाते हैं। हम खुद की एबिलिटीज़ को जो हम दायरा बनाते हैं उसके अंदर ही सीमित मान लेते हैं, उसके बियॉन्ड इम्पॉसिबल समझ लेते हैं। हमारे लाइक्स एंड डिसलाइक्स की भी क्लैरिटी नहीं रखते। जब हमें कोई पसंद आ जाता है तो अपना फोकस सिर्फ उनके जो एस्पेक्ट्स हमें अच्छे लगते हैं उन पर ले आते हैं और स्टोरीज़ बनाकर नेगेटिव एस्पेक्ट्स को ढक देते हैं ताकि हमें उन्हें एक्सेप्ट ना करना पड़े। हम अपने आप को इस अजम्पशन से कन्विंस कर लेते हैं कि हम उनको बदल लेंगे, लेकिन ऐसे सोचकर हम सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हैं। कोई भी हमारे लिए नहीं बदलता है, वो बदलता है अगर वो बदलना चाहे तो। और जब ये सच्चाई सामने आती है तब हमें स्टोरी की दुनिया से बाहर आना पड़ता है और कड़वी सच्चाई फेस करनी पड़ती है। तब सारी दबाई हुई नेगेटिव क्वालिटीज़ सरफेस पर अचानक से दिखने लग जाती हैं और फिर हम उन्हें ही ब्लेम करते हैं हमारी लाइफ चॉइसेस के लिए। अजम्पशंस अवॉइड करने का सबसे अच्छा तरीका है क्वेश्चंस पूछना। हर सिचुएशन में जहां आपको ठीक से नहीं पता है वहां उसके बारे में पूछिए। इसका दूसरा एस्पेक्ट है कि आपको जो चाहिए उसे क्लियरली बताना।
अपने आप को एक्सप्रेस करना। हर किसी के पास आपको यस या नो कहने का राइट है, लेकिन आपके पास भी अपनी बात रखने का राइट है। लेकिन हम जो चाहते हैं उससे अलग रिजल्ट मिलने के डर से अपनी बात आगे रखते ही नहीं हैं। अगर हम अच्छे से कम्युनिकेट करना सीख जाएं, तो बहुत सारी पर्सनल और ग्लोबल मिसअंडरस्टैंडिंग्स ही ख़त्म हो जाएंगी। बस एक लास्ट एग्रीमेंट है जो बाकी तीनों एग्रीमेंट्स को हमारी लिविंग का एक हैबिचुअल पार्ट बना सकता है। ये फोर्थ एग्रीमेंट है, ऑलवेज डू योर बेस्ट। ये हमारे एक्शंस पर फोकस्ड है। हर सर्कमस्टांसेस में हमेशा अपना बेस्ट कीजिए, लेकिन ध्यान रहे आपका बेस्ट मोमेंट टू मोमेंट अलग होगा। लाइफ हमेशा चेंज होती रहती है, एक डायनामिक प्रोसेस है, इसलिए हमारा बेस्ट हर बार सेम नहीं हो सकता। मॉर्निंग की फ्रेश एनर्जी में हमारा बेस्ट रात के टायर्ड स्टेट से अलग होगा। अगर हम बीमार हैं तो हमारा बेस्ट अलग होगा और एक हेल्दी स्टेट में अलग। हमारा डे टू डे, मूड टू मूड और लाइफ स्टेज टू लाइफ स्टेज के हिसाब से बेस्ट डिफ़र करेगा, लेकिन फिर भी हर टाइम अपना बेस्ट करना है, नो मोर नो लेस। अगर हमने अपने उस मोमेंट के बेस्ट से ज़्यादा करने की कोशिश की तो ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी यूज़ हो जाएगी, जो हमें थका देगी और एक्चुअली हमारे गोल तक पहुंचने में हमें टाइम लग जाएगा। और अगर हम बेस्ट से कम करेंगे तो सेल्फ जजमेंट, रिग्रेट और फ्रस्ट्रेशन का शिकार होंगे। राइटर ने एक बहुत ही सिंपल लेकिन प्रोफाउंड स्टोरी शेयर की है। एक बार एक आदमी को अपनी सफ़रिंग से छुटकारा पाना था, इसलिए वो बुद्धिस्ट टेम्पल में गया एक मास्टर से इसके बारे में पूछने के लिए। उसने मास्टर से पूछा, अगर मैं हर रोज़ 4 घंटे मेडिटेट करूँगा तो कितने टाइम में सफ़रिंग से ऊपर उठ जाऊँगा? मास्टर ने कहा, शायद 10 साल। उसे लगा कि वो इससे भी बेटर कर सकता है, तो उसने पूछा, अगर मैं 8 घंटे हर रोज़ मेडिटेट करूं तो कितना टाइम लगेगा? तो मास्टर ने उसे देखकर कहा, तब तो शायद 20 साल। वो चौंक गया और बोला, ज़्यादा टाइम मेडिटेट करने पर तो टाइम कम लगना चाहिए, तो ज़्यादा क्यों लगेगा? तो मास्टर ने समझाया, तुम यहाँ अपनी खुशी, अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करने के लिए नहीं जन्मे हो। तुम अच्छे से जीने के लिए, सबको प्यार करने के लिए आए हो। अगर तुम 2 के बजाय 8 घंटे मेडिटेट करोगे तो थक जाओगे, लाइफ को एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे और मेडिटेशन का पॉइंट ही मिस कर दोगे। अपना बेस्ट करो, हमेशा बेटर करने की रेस में मत भागो, और शायद तुम समझ जाओगे कि तुम चाहे कितनी भी देर मेडिटेट करो, लेकिन तुम एक हैप्पी और फुलफिल्ड लाइफ जी सकते हो। हमारा बेस्ट करने से हम लाइफ को इंटेंसली जी पाते हैं, अपने प्रोडक्टिविटी का पूरा यूज़ कर सकते हैं, अपने आप से प्यार कर सकते हैं और अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, सारे रिलेशनशिप्स में खुश रह सकते हैं। लेकिन हमारा बेस्ट क्या है, ये कैसे समझें? बेस्ट को समझने का एक तरीका है, जब कोई एक्शन अपने आप में ही हमें सेटिस्फैक्शन दे, उसे करने का जॉय उससे मिलने वाले रिजल्ट से बढ़कर हो, तब वो हमारा बेस्ट बाहर लाता है। लेकिन हम मोस्टली उल्टा करते हैं। ज़्यादातर एक्शंस हम रिवॉर्ड के चक्कर में करते हैं, पेचेक या प्रशंसा या अचीवमेंट के लिए। हम लाइफ के मेजर एरियाज़ को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह ही ट्रीट करते हैं। हम उनमें कुछ भी इसलिए करते हैं क्योंकि करना पड़ता है, इसलिए नहीं क्योंकि करना चाहते हैं। तो फिर बेस्ट कहाँ से आएगा? हर थोड़ी देर में अपने आप से पूछिए कि ये थॉट्स, वर्ड्स या एक्शंस मुझे मेरी बेस्ट लाइफ जीने की तरफ ले जा रहे हैं? क्या ये मुझे खुशी दे रहे हैं? और अगर आंसर ना हो तो प्लीज़ देखिए कि इसे चेंज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इसका मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं है, लेकिन अपने आप में ऐसा चेंज लाना है जिससे अपनी चॉइसेस को समझ सकें और कॉन्शियसली अपनी लाइफ का कोर्स डिसाइड कर सकें, लाइफ में रिस्क लेकर उसको पूरी तरह से जी सकें। जैसे जैसे हम इन एग्रीमेंट्स को प्रैक्टिस करते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा बेस्ट भी बेटर होता जाएगा। अपना बेस्ट करना लाइफ का एक रिचुअल बना लें। हम कई रिचुअल्स फॉलो करते हैं, जैसे हर रोज़ नहाना
एक ही टाइम पर सोना एट्सेट्रा। वैसे ही हम पूजा करने का रिचुअल भी फॉलो करते हैं। पूजा के रिचुअल में वो मूर्ति इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि पूजा करने वाले का भाव इम्पॉर्टेंट है। पूजा के थ्रू हम भगवान के लिए अपना लव एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन भगवान क्या है? गॉड इज़ लाइफ इन एक्शन। जब हम लाइफ में अपने आप को फुल्ली एक्सप्रेस करके अपना बेस्ट करते हुए जीते हैं तो इट इज़ लाइक सेइंग आई लव यू गॉड। लाइफ को ऐसे ही पास मत होने दीजिए, क्योंकि उससे आप अपने अंदर गॉड के प्रेजेंस को निगलेक्ट कर रहे हैं। आपके बेस्ट सेल्फ से ही गॉड की एनर्जी निखरती है, उसके होने की वजह है। तभी आपका और गॉड का कम्युनियन होगा। पूजा कोई बाहर का रिचुअल नहीं है जिसके लिए कोई मूर्ति, फोटो या एक प्रेजेंस का आभास चाहिए। वो अपनी लाइफ, अपने मन में चेंज लाने का रिचुअल है। जब हम हमारा बेस्ट करते हैं तो हर एक्शन गॉड का एक्शन बन जाता है। जब हम ये चारों एग्रीमेंट्स को अपना लेंगे तो लाइफ में सफरिंग आने का कोई चांस नहीं होगा। ये एग्रीमेंट्स एक समरी है मास्टरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की, जो टोल्टेक्स की कई विद्याओं में से एक है। इनसे हम हेल को हेवन में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये नॉलेज समझना बहुत सिंपल है, ये एकदम लॉजिकल है और कोई बच्चे को भी ये लाइन समझ आ जाएंगी। लेकिन इनके कॉन्टेक्स्ट को लाइफ में अप्लाई करने के लिए बहुत विल पावर और ओपननेस चाहिए। और इसलिए एक टोल्टेक वॉरियर की तरह हमें अपने आसपास के फोर्सेस को कॉन्कर करके इस मितोते की दुनिया से बाहर निकलना है। क्या आप तैयार हैं?